जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का माय ज्ञानपुर यूट्यूब फैमिली में। देखिए, कुछ पर्व और कुछ स्टूडियो के काम की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। इसके लिए हमें अत्यंत खेद है, लेकिन आज से आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू होंगी और डेली आप लोग को सही समय पर मिलती रहेंगी। देखिए, सामाजिक विज्ञान का जो मैंने दो आई थिंक दो लेक्चर ले चुका हूँ, और ये जो तीसरा लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जल। हमारे जीवन का स्रोत, हमारे जीवन का प्राण आधार, इसके बिना पर कोई भी आदमी जीवित नहीं रह सकता। ठीक, तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जल हमारे जीवन में कितना जरूरी है। जल से आज के ज़माने में जल कैसे नुकसान हो रहा है, जल का प्रबंधन कैसे किया जाता है, बांध के माध्यम से, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, उसके माध्यम से जल को नुकसान क्या हो रहा है और उससे फायदा क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनसे पहले इनके चरणों में प्रणाम कर लेते हैं माता सरस्वती के बाद हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जल। जल क्या होता है भैया? देखिए, अगर बात करें हम लोग, तो पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। अगर ये पृथ्वी है ना, अगर ये गोल पृथ्वी है, तो जो अगर इसका 4 भाग करें, तो जो ये जो इतना जो पोर्शन है, इतना दिखाई दे रहा है आप लोग को ना, इतना जो पोर्शन है वो पूरा जल है। इसी को कहते हैं 3/4, 3/4। यानी कि इसका जो पृथ्वी का जो 3 हिस्सा जल से ढका हुआ है, लेकिन इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मीठा पानी है जिसका उपयोग किया जा सकता है। पानी एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या कह रहा है? नवीकरणीय संसाधन। अगर कोई पानी खराब हो जा रहा है, तो उसको उबाल कर, प्यूरिफाइंग करके, या फिर किसी भी तरीके से उसको फिर से यूज में लाया जा सकता है। इसीलिए पानी को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक, और ये देखिए क्या कह रहा है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा पानी, पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल है, 70% जो पानी है, लेकिन भैया जो आपका पीने वाला पानी है वो सिर्फ 1% है। 1 से 2% बस इतना ही पानी है पीने वाला, और इसमें हम लोग नहाते हैं, धोते हैं, कपड़ा पीसते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ उस 1%। कहते हैं कि आप जब समुद्र में जब फंस जाएंगे ना, तो सोचेंगे कि पानी पीकर कुछ दिन जीवित रहते, नहीं भैया, अगर समुद्र का पानी अगर आप टच करेंगे तो मौत से पहले ही आपकी मौत आ जाएगी, क्योंकि वो खारा पानी होता है और वहाँ पर फिल्टर करने का कोई तरीका भी नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा खारा होता है पानी समुद्र का। कोई आदमी फंस जाता है तो ये सोचता है कि समुद्र का पानी पीकर प्यास बुझा ले, अगर आप पियेंगे तो आपकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए समुद्र में फंसने से एक कई बार आदमी की मौत प्यास से भी हो जाती है, पानी ना मिलने को। पानी तो बहुत है, लेकिन आप पी नहीं पाते हैं। ठीक, तो पृथ्वी का 3 जो चौथाई हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और इसका एक हिस्सा पानी, यानी कि एक चौ थोड़ा सा पोर्शन ही पीने योग्य है। ठीक, ये आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल के संकट की बात करते हैं। देखिए, जनरली अगर बात करें तो पृथ्वी पर जल का संकट क्यों होता है? जब हम लोग पानी को अफवाह उड़ाते हैं, पानी का मिसयूज करते हैं, जहाँ पर 1 बाल्टी पानी की जरूरत है वहाँ पर 10 बाल्टी का यूज करते हैं। ये मत सोचिए कि पानी बहुत ज़्यादा है। पानी का जो यूज करने का जो मात्रा है वो बहुत ही कम है। अंटार्कटिका की अगर बात करें, अंटार्कटिका की अगर बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी, तो सही बात है। लेकिन जो यूजेस पोर्शन में जो पानी जो आप यूज कर सकते हो उसकी मात्रा बहुत कम है। कहने को तो पूरा पृथ्वी पर पानी ही पानी है, लेकिन जो आप पी सकते हैं उसकी मात्रा बिल्कुल कम है। ठीक, तो जल के संकट की बात करेंगे। पृथ्वी पर जल के संकट, यानी कि खेतों में पानी क्यों नहीं मिल रहा है, कई जगहों पर आज भी पानी की संकट है। उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, कई कारण है, 10 कारण मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 10 कारण बता रहा हूँ। आप लोग एक एक करके सुनते जाइए। जल की उपलब्धता जब जनता की मांग को पूरा नहीं कर पाती, तो ऐसे ही संकट को जल संकट कहते हैं। जल संकट किसे कहते हैं? देखिए, जहाँ पर पानी की जरूरत है और वहां पर पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो उसे ही जल संकट कहते हैं। ठीक, आपके खेतों को पानी की जरूरत है, लेकिन न बोरिंग में पानी आ रहा है, न दमकल्ला में पानी आ रहा है, न किसी भी हैंडपंप में पानी आ रहा है, तो उसी को जल संकट कहते हैं। ठीक, कुल जल का लगभग 3.5% साफ जल का केवल 0.8% ही हम रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी हिमखंडों में जमा है। बताया ना कि आपका 70% पृथ्वी पर पानी है, लेकिन जो यूजेज जल है वो 3.5% है। बताइए कितना कम है, और इसी में हम लोग वेस्ट भी करते हैं। इससे पानी का कभी भी दुरुपयोग मत कीजिए।
ऐसा दीवारों पर पोस्ट पर लिखा होगा कि जल का दुरुपयोग न करें, तो इन्हीं सब आंकड़ों को देख कर बोला जाता है। ठीक, पानी पीने पीने योग्य मीठे पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल, सतही जल और वर्षा द्वारा प्राप्त जल है। पानी पीने वाला पानी पीने वाला जो मुख्य जो स्रोत है वो किसके हमसे मिल सकता है? मतलब पानी हम कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं? समुद्र से जाएंगे पानी इकट्ठा करने? नहीं भैया। बारिश जब होगी, का पानी जब सूख के अंदर जाएगा तो उसी पानी को हम लोग पियेंगे। ये नहीं कि समुद्र से अगर पानी धरती पे खत्म हो गया तो जाएंगे बल्टी से समुद्र से पानी लेते आएंगे, नहीं। बारिश होगी, पृथ्वी के नीचे जाएगा, नलका चला के हम लोग निकालेंगे तो उसी को यूज कर सकते हैं। ठीक, यही वो कह रहा है तीसरा क्वेश्चन। तेजी से हो रही वनों की कटाई, जलवायु प्रभाव बढ़ रहा है जो विश्व में मीठे पानी की कमी का कारण है। कई लोग ये कहते हैं कि जो पेड़ आजकल काटे जा रहे हैं, बारिश क्यों नहीं हो रही है? ये बताइए, आपका जो जलवाष्प की जो प्रक्रिया वो कौन करता है? ऑक्सीजन और CO2 की उपस्थिति में तो ये सब होता है ना। और ये सब प्रक्रिया किसके द्वारा माध्यम होती है, मतलब किसके रहते होती है? पेड़ों के। और जब आप पेड़ ही काट देंगे तो ना जलवाष्प बनेगा, ना ऊपर जाएगा, ना बादल बनेंगे, ना बारिश होगी। और फिर आप कुदरत को ऐसा कहेंगे कि क्यों नहीं बारिश हो रहा है? या जो आपका जलवायु जो प्रभाव पड़ रहा है, अब बताइए, अब पिछले साल की तरह बारिश हो रहा है इस समय? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जलवायु प्रभावित हो रही है, हमारे यहाँ का जो वातावरण वो प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से आपका जो बारिश है वो बिल्कुल कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वनों की कटाई बहुतायत हो रही भैया, बहुत ज्यादा वन कटेंगे तो जल की समस्या तो होनी है। ठीक, विकास और शहरीकरण के लिए मानवीय गतिविधियों ने जल प्रदूषण को बढ़ावा दिया है, जिससे यह समस्या गंभीर हो गई है। देश में जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से पेड़ों को काट कर वहां पे घर और बना दिया जा रहा है। बताइए, पेड़ काट देंगे तो ना बारिश होगी, इतना जल मिलेगा तो पियेंगे और खाएंगे क्या? घर आपको पानी देगा? नहीं देगा पानी। क्यों? क्योंकि आप पेड़ों को काट दे रहे हैं, और पेड़ का ही काम जलवाष्प को ऊपर भेजना है, जिससे बादल बनते हैं, बादल बन के फिर वो नीचे आता है। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो क्या आएगा? कि छठवां जो कारण है, तेजी से बदलती जीवन शैली और बढ़ती आबादी भी जल संकट का मुख्य कारण है। बढ़ती आबादी और जीवन शैली, इससे क्या तात्पर्य है? आज के जमाने में आपकी जो पॉपुलेशन, मतलब हम लोग की जो पॉपुलेशन है भारत की, वो चाइना को भी हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं। बताइए, जहाँ पर पहले के जमाने में देश में आबादी होती थी 50 करोड़ 80 करोड़, तो उस समय हमारे यूजेस भी तो कम थे, कम लोग रहेंगे परिवार में तो खाना भी कम खाएंगे। लेकिन जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो भैया खाना भी हम लोग को ज्यादा लाना पड़ेगा। खाना का मतलब जल हो गया, जल का यूज भी जनसंख्या के अनुसार ज्यादा हो जाएगा। ठीक, जल संरक्षण का अभाव, पानी का दुरुपयोग, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, पानी का दुरुपयोग, जहाँ एक बाल्टी की जरूरत है वहां पर 10 बाल्टी लगाएंगे। जल प्रदूषण, फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी वो जल में छोड़ देंगे। मुख्यतः एन एल नीनो प्रभाव वर्तमान में जल संकट का मुख्य कारण है, यानी कि जल का अम्लीय हो जाना। ये बताइए, किसी फैक्ट्री का गंदा पानी जब जाके नदी में गिरेगा, और दिखेगा फैक्ट्री बड़े ज्यादा से कहाँ तक बने, तो नदियों के किनारे। क्यों? ताकि वो जो उनका जो बेकार जो केमिकल निकले ना वो नदी में बहा सकें। मुख्य कारण यही होता है फैक्ट्रियों का नदी के। देखिएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के किनारे से नदी निकलती है नहीं, फैक्ट्रियां जानबूझकर नदी के किनारे बनाई जाती हैं ताकि जो गंदा जो केमिकल निकले वो उसमें बहा दिया जाए। यमुना को खुला नाला कहते हैं, बताइए, परीक्षा में पूछता है खुला नाला क्यों किसे कहते हैं? यमुना को। क्यों? क्योंकि उसके किनारे बहुत सारी फैक्ट्रियां बैठी हुई हैं, और उनका जो गंदा पानी होता है उन्हीं उन्हीं में जाता है, जिसकी वजह से यमुना को खुला नाला भी कहा जाता है। ये ऐसी छवि हो गई भारत की। वर्ष 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर देश में मीठे पानी की कमी की समस्या सबसे अधिक है। कतर देश कैसा देश है? रेगिस्तानी देश है, बहुत ज्यादा, मतलब पेड़ नहीं होते हैं, पेड़ होते ही नहीं है। ज्यादा का क्या मतलब? जब पेड़ ही नहीं आएंगे तो सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं? मैंने शुरू में ही बताया कि अगर आप पेड़ को काट रहे हैं तो आपकी सबसे ज्यादा जीवन शैली को, पहली बात तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दूसरी बात आपको जल नहीं मिलेगा, तीसरी बात आपको छां नहीं मिलेगा, मतलब हर चीज से आप लोग तंग हो जाएंगे। ठीक, वर्तमान में विश्व के 770 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी नहीं मिल पा रहा। 770 मिलियन भैया, एक बहुत बड़ी आंकड़ा है। 770 मिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है।
तो उस इतने इतने लोग हैं जो उनको साफ पानी पीने का मिल नहीं रहा है, वो गंदा पानी पीते हैं। जान या मजबूरी है गंदा पानी पीना, जब साफ पानी नहीं मिलेगा तो गंदा पानी पिएंगे, और गंदा पानी पिएंगे तो बीमारी होगी, बीमारी होगी तो मौत होगी। ठीक। इस प्रकार से जल संकट की समस्या बढ़ती जा रही है। एक अनुमान है कि 2040 तक दुनिया के कई स्थानों पर पानी की कमी हो जाएगी। कब तक? 2040 तक होना ही है। जब तक हम लोग जल का महत्व तो नहीं समझेंगे, जब तक जल का दुरुपयोग हम लोग बंद नहीं करेंगे, तब तक जल की समस्या बनी रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि हमें पीने के लिए भी पानी नहीं। ठीक। चलिए अगले पोर्शन पर बढ़ते हैं। जल संरक्षण के उपाय देखिए। जल को हम कैसे बचा सकते हैं, ये तो हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम कैसे बचा सकते हैं उसको। अपने खर्च को कम कीजिए, अपने जरूरतों जहाँ पर एक बाल्टी से नहा सकते हैं वहाँ पर ज़्यादा पानी का यूज मत। ठीक। कुछ अपने वो वही मैंने बोला ना, अपने विवेक से उसको कम कीजिए। वर्षा जल संग्रहण तरीके देखिए। छत पर, ये चित्र से क्लियर नहीं होगा, इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोग को। देखिए यहाँ पर छत है, बारिश हो रही है ऊपर से, बारिश के पानी को रोक कर टंकी में रखा जा रहा है, और टंकी के पानी को फिर से स्टोर करके इसको बाद में यूज कर लिया जाएगा। गर्मियों के दिनों में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। बारिश के पानी को रोककर टंकी में रख दीजिए, और उस टंकी के पानी का यूज आप बाद में करते रहिए। ठीक। वही यहाँ पे बताया गया है। देखिए बरसात के पानी को छत पर एकत्र करते हैं तथा पाइपों की मदद से छानकर इस पानी का उपयोग करते हैं। वही बात हुआ, बरसात के पानी को यहाँ पे पाइप के माध्यम से इस टंकी में लाया जा रहा है, और टंकी के पानी को नल का जो पाइप होता है उसमें जो तो इंसर्ट कर दिया जा रहा है। तो आपके जो नल का जो वाटर लेवल रहेगा हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक। तो वाटर लेवल रहेगा हमेशा ऊपर ही रहेगा। देखिए बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, नदियों के पानी को बृहद मात्रा पर रोक कर जो फायदा लिया जाता है उसे ही बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहते हैं। ठीक। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की योजना सिंचाई, जल विद्युत परियोजनाओं, नौवहन और बाढ़ नियंत्रण से जैसे विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए बनाई जाती है। देखिए कोई नदी जा रही है, उसके किनारे बांध बना दीजिए, नदी के पानी को रोक दीजिए, कोई भी झील हो गया उसके पानी को रोक दीजिए, और उसका उपयोग आप बिजली उत्पादन कीजिए। उसका उपयोग सिंचाई करने के लिए किसानों को दे दीजिए। उसका उपयोग मतलब कई तरीकों से कर सकते हैं। वहाँ पर टूरिज्म बना दीजिए ताकि लोग वहाँ पर आके देखें नदी की शोभा को। वहाँ पर तरीके तरीके से आप फॉर्मेशन कर सकते हैं जिस वजह से लोग आएँ, देखें, सिंचाई करें, आपका विद्युत उत्पादन हो। ठीक। वही सब लिखा है कि उसके उद्देश्य मतलब क्यों बनाया जाता है। में आमतौर पर सिंचाई के माध्यम से कृषि विकास के लिए डिजाइन किया जाता है। तो नदियों का पानी बृहद मात्रा पर रोक कर उनको ज्यादातर यूज खेती में ही किया जाता है। ठीक। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देश की अर्थव्यवस्था, वित्त के विकास में महत्वपूर्ण निभाती हैं। क्या योगदान देती हैं, बहुत अच्छा। देखिए जहाँ पे विकास होता है वहाँ पे विनाश भी होता है, तो वही मैंने इसमें किया है। ये देख सकते हैं आप लोग क्यों कैसे रोका जाता है। देखिए उधर से कोई नदी आ रही है, इधर इधर से कोई नदी आ रही है, नदी के पानी को यहाँ पे रोका जा रहा है यहाँ पे, और इसको रोक कर इसको धीरे धीरे फॉर्मेशन में छोड़ा जाता है। नदी तो बहुत तेज आती है, अब बताइए यहाँ पर प्रेशर नहीं होगा तो पूरा छोड़ दे तो बांधवे तूर देगी। तो यहाँ से धीरे धीरे छोड़ा जाता है और उसको सिंचाई में यूज किया जाता है, या फिर आप उसका बिजली फॉर्मेशन, बिजली मतलब जनरेट कर सकते हैं उससे। ठीक। कई प्रकार के लाभ ले सकते हैं। इसी को कहते हैं नदी घाटी परियोजना। यहाँ पे देखिए ये कितने सुंदर। अब बताइए यहाँ पर लोग घूमने नहीं आएंगे? यहाँ पर घूमेंगे लोग, बहुत सारे लोग घूमेंगे, पिक्चर शूट करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे। कई पिक्चरों में भी देखा होगा आप लोगों ने, बांध के किनारे के फोटोज उसमें होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये आपका नदी के पानी को रोक कर यूज किया जाता है। देखिए कितना सुंदर व्यू है आपका। तो रोक कर आप बिजली बना सकते हैं। बिजली कैसे पैदा किया जाता है? टरबाइन की छड़ होती है, उस पर पानी का जो फ्लो होता है बहुत तेजी से डाला जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन घूमती है और बिजली उत्पादन होता है। स्वदेश मूवी में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, शाहरुख खान बिजली जनरेट करता है कैसे, पानी के रोक करके, तो वही यहाँ पे भी किया जाता है। ठीक। देखिए बांध मैंने बताया ना कि जहाँ पे विकास होता है वहाँ पे विनाश भी होता है। बांध बनाने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं आप लोग देखिए। नदियों पर नियंत्रण और बांध बनाने से उसका प्राकृतिक प्रभाव प्रभावित होता है। नदी इस तरफ बह रही है, और अगर आप उसको रोक देंगे तो उसका जो प्रवाह होगा वो प्रभावित होगा ना, उसका फ्लोसन तो टूट जाएगा। उसको जिस वे में बहना चाहिए आप उसको बहना ही नहीं दे रहे हैं, तो ये प्रभाव पड़ता है नदियों के बहाव पर। ठीक।
दूसरा क्या है, बाढ़ के मैदानों पर बनाए गए बांधों से वहां पर मौजूद वनस्पति और मिट्टी डूब जाती है, इसके समय के साथ उनका विघटन हो जाता है। ये बताइए, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ स्टूडियो में, यहाँ पे कुछ नहीं है, और अगर आप यहाँ पर पानी भर देंगे तो यहाँ पर जो नीचे की वनस्पतियां होंगी, जो छोटे छोटे पौधे होंगे, तो डूब जाएंगे, उनका विघटन हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे। तो यही वो कह रहा है कि आप पानी को ज्यादातर रोकेंगे तो पानी रुकता 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 बहुत ऊंचा चला जाएगा, और ऊंचे पर जो पेड़ ओड़ होते हैं वो सब डूब के गल के खत्म हो जाते हैं। वही कह रहा है, ठीक। कई बार स्थानीय लोगों को बांध निर्माण के लिए अपनी भूमि आजीविका और संसाधनों पर नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। आप किसी जगह पे बांध बना रहे हैं और वहां पर पहले से लोग रह रहे हैं, तो जब बांध बनाएंगे तो वहां से लोगों को जो पहले से रह रहे हैं उनको तो हटना ही पड़ेगा ना, हट के कहीं और जाके रहना पड़ेगा। अब आप ही को कहा जाए कि आप अपना घर छोड़ दीजिए और जाइए कहीं और पर रहिए, क्या आपके दिल पर गुजरेगा? तो ये सभी चीजें प्रभाव डालती हैं बांध बनाते वक्त, ठीक। खंडित नदियां जलीय जीवों के प्रवास का कारण मतलब कठिन हो जाता है। किसी मछली को शौक होता है पानी में तैरने का, प्रवाह जो बहता है उसमें, अब आप रोक करके उनके प्रवाह को मतलब आप क्या प्रभावित कर रहे हैं? जो मछली तैरते पानी में रह रही है आप उसको रोक दे रहे हैं आगे से, तो मछलियों के जो अंदर जो जलीय जीव हैं उनका जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ता है बांध बनाने से, ठीक। ये आगे बढ़ते हैं, बांध बनाने के कुछ फायदे भी देख लीजिए। वर्षा और नदियों और वर्षा जल को रोकना ताकि बाद में उनका उपयोग किया जा सके। नदी और पानी के जल को रोक लीजिए, वर्षा के जल को रोक लीजिए, और जब देश में जब जल की समस्या हो तो उस समय जल को दीजिए कि लीजिए भैया, हमने रोक कर रखा था, आप लीजिए। अब बिजली उत्पादन के लिए, जैसे मैंने बताया कि एक टरबाइन की जो छड़ होती है, तो पानी बहुत तेजी से गिराया जाता है, घूमती है तो बिजली पैदा हो जाती है। घरेलू और औद्योगिक उद्योग के लिए आपूर्ति, हम घर में भी इसका यूज होता है। बाढ़ नियंत्रण, बहुत ज्यादा बाढ़ आएगा, बाढ़ उधर से बढ़ता जा रहा है, आइए इधर बांध बनाया हमने तो बाढ़ यहीं पर आके रुक जाएगा, ठीक। तो इसी को बाढ़ नियंत्रण करते हैं। मनोरंजन, अंतर्देशीय नौवहन और मछली प्रजनन, बांध बना के खूब अच्छा अच्छा उस पर मतलब पौधा लगा दीजिए, खूब अच्छे अच्छे मतलब वहाँ पर अच्छी सी चीजें लगा दीजिए, दुकान खोल दीजिए, अच्छे अच्छे टूरिज्म बना दीजिए। टूरिज्म पहले से आप उसको फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसा कि आपका गोरखपुर में नौका विहार है, वहाँ पे बांध के पानी को रोक कर ही ना वहाँ को घूमने लायक बना दिया गया है। वहाँ पे वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। वही लिखा है, मनोरंजन, अंतर्देशीय नौवहन और मछली प्रजनन, ज्यादा पानी को रोककर आप उसमें मछली को भी छोड़ सकते हैं, इसकी वजह से आपका मछली का व्यापार भी बढ़ सकता है, ठीक। जल छाजन, यानी कि जल को कैसे बचाया जाता है, इसमें देखिए जल छाजन क्या होता है। पानी, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए छत पर वर्षा जल संचयन का आमतौर प्रयोग किया जाता है, विशेषकर राजस्थान में। राजस्थान में ही क्यों? क्योंकि जो पानी की सबसे ज्यादा समस्या होती है भैया वो राजस्थान में ही होती है। सूखा का सूखा ही हो, उधर कच्छ है, मतलब उधर ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और मैंने जो शुरू में जो चित्र दिखाया था ना, ये वाला जो चित्र आप लोग को दिखाया था, इसका उपयोग राजस्थान में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसका उपयोग राजस्थान में क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल की समस्या बहुत ज्यादा रहती है अक्सर, ठीक। दूसरा क्या है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के पश्चिमी हिमालय के गुल या कुल जैसे मोड़ वाले चैनल का निर्माण किया है। अगर आप लोग गुल या कुल नहीं जानते हैं तो देखिए किसे कहते हैं। पानी को बृहद मात्रा में रोक कर उनको उपयोग करना, मोड़दाड़ के रूप में, मतलब मेड़ दोनों तरफ बांध के और उनमें पानी का फ्लोशन करना, वर्षा के जल को या फिर नदियों के जल को, उन्हीं को गुल कहते हैं या फिर कुल कहते हैं। गुलमर्ग हो गया इधर, मतलब जम्मू कश्मीर में इनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है, ठीक। वही ये कह रहा है। बंगाल के बाढ़ के मैदानों में लोगों ने अपने खेती की सिंचाई के लिए जल पनावन चैनल विकसित, तब जल का आप जैसे भी उपयोग कर सके, जैसा भी आप अच्छे तरीके से उपयोग कर सके, उसी को जल छाजन कहते हैं। जल का ज्यादातर दुरुपयोग मत कीजिए, उसी को जल छाजन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गुल और कुल किसे कहते हैं। तो ये थी आपकी क्लास आज की, जल संरक्षण। इसको कान में लीड लगाकर बार बार सुनते जाइए मैंने क्या कहा उसको, और एज इट इज जाके छाप दीजिए एग्जाम में अपने विवेक पर, लेकिन सही चीजें छापिए, ठीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ पन्ना भरने में लगे हुए हैं, ठीक। तो ये थी आपकी क्लास, तो ज्ञानपुर चैनल का नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और अगला जो चैप्टर होगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कौन सा चैप्टर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी जियोग्राफी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पर बढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोग को क्या चाहिए और
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।